हमने पिछली चर्चाओं में ये जो बात की थी डीएनए और आरएनए की, तो आपके दिमाग में एक बात तो आ गई हो कि जो डीएनए है वो ज़्यादा अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए की अपेक्षा। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, डीएनए और आरएनए इनकी अगर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि डीएनए में स्थायित्व ज़्यादा है आरएनए की तुलना में। क्यों? क्योंकि डीएनए में यूरासिल की जगह थायमिन है और ये जो थायमिन है ये डीएनए को स्थायित्व प्रदान करता है। आरएनए जो होता है इसकी अगर हम रासायनिक संरचना देखें तो हमने देखा कि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और डीएनए में केवल 1। तो ये जो 2 हाइड्रोक्सिल समूह आरएनए में होते हैं वो आरएनए को अधिक क्रियाशील बनाते हैं और ये जो 2 समूह होते हैं वो आरएनए को अस्थिर भी बना रहे हैं क्योंकि वो हर बार क्रिया कर रहे हैं। इसके अलावा ये आसानी से विखंडित होते हैं। कहने का मतलब आरएनए जो होता है वो डीएनए की अपेक्षा कम स्थायी है या हम कहें कि वो अस्थिर है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि अगर जिन विषाणुओं में या वायरस में जीनोम जो है वो आरएनए का है तो उसमें क्या होगा, उनकी जीवन अवधि जो होगी वो छोटी होगी और छोटी होने के अलावा वे तेज़ी से उत्परिवर्तित होंगे और इसकी वजह से जो आरएनए होता है ये कम स्थायित्व वाला और अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो क्या आरएनए और डीएनए दोनों उत्परिवर्तित होते हैं? हाँ, होते हैं, लेकिन आरएनए जो हैं वो बहुत आसानी से उत्परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम कुछ और बातें करते हैं कि क्या डीएनए कुछ बातों के लिए आरएनए पर निर्भर करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। किन बातों पर? जैसे आरएनए जो है ये कूट लेखन का कार्य करेगा और भी कई उपापचयी क्रियाएं जिन्हें हम कहें उनमें आरएनए पर डीएनए जो है वो निर्भर करता है। अब इन प्रक्रमों में जब आरएनए काम कर रहा है तो हमें ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि आरएनए होता कितने प्रकार का है। तो देखिए, आरएनए जो है ये 3 प्रकार का है। कौन से 3 प्रकार? आप भी भली भांति परिचित हैं। पहला जो है ये होता है दूत आरएनए, जिसे हम एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहेंगे। दूसरा जो है ये है अंतरण आरएनए, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। तीसरा देखिए राइबोसोमल आरएनए, इंग्लिश में इसे हम आरआरएनए कहते हैं। अब ये जब 3 आरएनए हैं तो इन 3 आरएनए के कार्य भी होंगे, है ना। तो इनके कार्य क्या है उनकी बात करें। पहला हमने कहा था दूत आरएनए या मैसेंजर आरएनए। ओके, तो ये मैसेंजर आरएनए क्या कार्य करेगा? ये एक टेम्पलेट प्रदान करेगा। दूसरा हमने कहा अंतरण या ट्रांसफर आरएनए, इसका कार्य क्या है? ये क्या कार्य करेगा? ये अमीनो अम्ल को लाने और आनुवांशिक कूट पढ़ने का कार्य करेगा। अब तीसरा आरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कह रहे हैं, ये क्या करेगा? ये संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। तो इस तरह ये तीनों आरएनए जो हम जैसे जीवाणु की बात करें कि मुख्यतः 3 प्रकार के, है ना, तो ये जो तीनों आरएनए हैं इन कार्यों को पूरा करेंगे। अब ये तो हुई कि हम आरएनए संसार की बात कर रहे हैं, तो आपको इन सब बातों से ये समझ में आया होगा कि आरएनए संसार जो है उसकी अपनी प्रभुता है। आरएनए संसार की अपनी प्रभुता है और इसीलिए वर्तमान समय में हमें आरएनए के बारे में जानने की और भी आवश्यकता है। अब हमने जैसे कहा कि आरएनए जो है इस पर डीएनए निर्भर है। हम एक छोटी सी बात करते हैं कि सपोज वहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, हिंदी में इसे हम कहेंगे द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण या प्रतिकृति का बनना। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेल ब्रुक। इन्होंने क्या सुझाव रखा था? इन्होंने सुझाया था कि डीएनए की श्रृंखला जो है ये सिद्धांत 3 प्रकार से पुनरावृत्ति कर सकते हैं।
और ये 3 प्रकार कौन से हैं? देखिए, पहला है कंजर्वेटिव मेथड, जिसे हम कहेंगे संरक्षी विधि। दूसरा जो है वो है अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और इसमें तीसरा देखेंगे आप डिस्पर्सिव मेथड, जिसे हम कहते हैं खंडन विधि। तो ये 3 विधियां हैं जिससे वो पुनरावृत्ति, डीएनए जो है वो अपनी पुनरावृत्ति कर सकता है। तो चलिए आइए अब हम इसमें की जो अर्ध संरक्षी विधि है उस पर चर्चा करते हैं। डीएनए अणुओं का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले इसके डीएनए अणुओं का 2 संतति कोशिकाओं में जाने के लिए 2 हूबहू प्रतिलिपियों में बंटना ही डीएनए अणुओं का द्विगुणन कहलाता है। डीएनए ऐसे जैविक अणु हैं जिनमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। यहाँ पर इस चित्र में डीएनए अणुओं का द्विगुणन आपको दिखाया गया है। हम जानते हैं कि कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था के एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। इस समय कोशिका के गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं। डीएनए द्विगुणन केंद्रक के अंदर होता है। यहाँ पर इस चित्र में आपको डीएनए का द्विगुणन दिखाया है, जिसमें आप डीएनए के चारों नाइट्रोजेनिक क्षार को देख सकते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन। यहाँ पर प्रत्येक श्रृंखला के 2 सिरे होते हैं, हम ये जानते हैं, 5' या 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ ये जाते हैं। जब डीएनए द्विगुणन होता है तब ये दोनों चेन अलग अलग हो जाती हैं और इनको हेलिकेज एंजाइम अलग करता है, यानी दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। दूसरे एंड पर डीएनए में इससे टेंशन बढ़ जाता है और इसे दूर करने के लिए इसमें एक और एंजाइम, जिसे हम टोपियो आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं, वो स्रावित होता है। अलग अलग दोनों टेम्पलेट्स एक नए डीएनए के निर्माण के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्राइमेज एंजाइम शुरू करता है। प्राइमेज एंजाइम आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े या खंड बनाता है, जिन्हें हम प्राइमर कहते हैं। ये प्राइमर डीएनए मॉडिफिकेशन में कच्चे माल की तरह काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर को बाइंडिंग या जोड़ना शुरू करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाइट्रोजनिक क्षार या नाइट्रोजन बेसिस को 5' से 3' दिशा में ही जोड़ता है। इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और ये लगातार बनता रहता है। डीएनए प्राइमर के बाइंडिंग से ये निरंतर प्रक्रिया को चालू रखता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जो कि निरंतर अथवा लगातार नहीं बनता है। अर्थात इस स्ट्रैंड का निर्माण छोटे छोटे या अलग अलग टुकड़ों में होता है। इसे हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में डीएनए बेसिस को जोड़ता जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। इसके बाद लाइगेज एंजाइम दोनों फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। इस तरह एक डीएनए से एक पूरे नए डीएनए का निर्माण होता है। आपने अभी देखा कि अनुलेखन के दौरान जब सूचनाएं जो हैं वो एक न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल में स्थानांतरित होती हैं। अगर इस न्यूक्लिक अम्ल में कुछ भी परिवर्तन होता है तो क्या उसका परिणाम अमीनो अम्ल पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये हम कैसे जानेंगे? ये हम जानेंगे जब हम प्रोटीन संश्लेषण की बात करेंगे। आपको ये पता होगा कि प्रोटीन जो है इसके निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्ल जो है वो मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे।
अब ये निर्माण के दौरान हम जो सूचनाएं हैं वो कैसे स्थानांतरित होती हैं, वो किस रूप में स्थानांतरित होती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सूचनाएं किस रूप में जा रही हैं। ये सूचनाएं जाती हैं जेनेटिक कोड, देखिए, या आनुवांशिक कूट के रूप में। ये जब हम बात करते हैं आनुवांशिक कूट की, तो हमें कुछ वैज्ञानिकों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने अपना बहुत बड़ा योगदान इस आनुवांशिक कूट में दिया था। निरेनबर्ग, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर काम किया था। अब हम जब कह रहे हैं कि 20 अमीनो अम्ल, और इसके लिए जब हम बात करेंगे कुछ कूट की, तो वो कैसे बनते हैं और कितने कूट जो हैं वहाँ पर चाहिए है, इस पर बात करेंगे। क्या होते हैं ये आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड? ये होते हैं 3 नाइट्रोजनिक क्षार का समूह। इसे हम त्रिक भी कहते हैं या ट्रिपलेट कोडॉन भी, क्योंकि वहाँ पर 3 नाइट्रोजनिक क्षार एक साथ आते हैं और इस त्रिक के ही जरिए सूचनाएं जो हैं वो स्थानांतरित होती हैं और प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल के जो क्रम हैं उसको ये डिसाइड करती हैं। तो चलिए इस तालिका के जरिए हम ये जानेंगे कि कैसे ये त्रिक बनते हैं। इस तालिका को देखिए, इसमें मैंने आपको प्रथम स्थिति जो ऊपर से नीचे सबसे पहले दिखाई है, द्वितीय स्थिति जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिख रही है, और उसके बाजू में उस तरफ आप देखिए ऊपर से नीचे की ओर मैंने तृतीय स्थिति को दर्शाया है। ठीक है, अब प्रथम स्थिति में हम जो नाइट्रोजनिक क्षार है उसके अनुक्रम को देखें। सबसे पहले है यू, फिर सी, यू से यूरासिल, सी से साइटोसिन, ए से एडेनिन और जी से ग्वानिन। दूसरी भी क्रम जो है वो इसी तरह होगा, यू, सी, ए और जी। और तीसरा क्रम देखेंगे आप, यू, सी, उसके नीचे ए और उसके नीचे जी। तो आपको ये 3 जो हैं स्थितियां मैंने दर्शाई है। अब आपको इसको कैसे जानना है कि ये बनते कैसे। हमको देखना है कि सबसे पहली स्थिति में जो पहला नाइट्रोजनिक क्षार है क्या है, वो यू। दूसरी स्थिति में पहला नाइट्रोजनिक क्षार क्या है, फिर से यू। और तीसरी स्थिति में पहला नाइट्रोजनिक क्षार भी क्या है, यू। तो जो पहला त्रिक बना वो हुआ यू, यू और यू। ठीक है, हम एक पूरे कॉलम को अगर देखें या एक बॉक्स को इस देखें तालिका में, तो हम इसी तरह पहले 2 तो आपको समान दिखेंगे, लेकिन स्थिति कहाँ बदलेगी, जो उसकी तृतीय स्थिति है उसमें। देखिए दूसरे में भी यू, यू और दूसरे वाले जो स्थिति थी उसमें भी यू था, लेकिन जैसे ही हमने तीसरी स्थिति की बात की तो आप देखिए वहाँ यू के बाद क्या आ रहा है, सी। तो दूसरी जो त्रिक बनेगी वो होगी यू, यू और सी। चलिए तीसरा त्रिक देखिए, यू, फिर से यू, लेकिन तीसरी स्थिति में क्या आ गया वहाँ, ए। तो तीसरे त्रिक में क्या होगा, यू, यू और ए। इसी तरह चौथी यू, यू और जी। तो इस तरह अगर हम देखें तो त्रिक के रूप में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह 4 जो है इसका घात 3 करें, क्योंकि 4 का घात 1 4⁻1 करेंगे तो ये तो केवल 4 ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, या 4⁻2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 16। तो फिर भी हमारे पास तो 20 अमीनो अम्ल है। तो ऐसे समय 4⁻3 तो वो क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4। सो दैट विल बी 4 × 4 16 × 4 64। तो ये 64 हो जाएंगे जो हमें पर्याप्त है, क्योंकि 60 जो है त्रिक वो तो चाहिए ही है हमें। अब बचे 4 अतिरिक्त 64 बने, तो उसमें एक होता है इनिशिएटिंग कोडॉन। इनिशिएटिंग मतलब प्रारंभन, जो कि अमीनो अम्ल जो है वो कहाँ से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे,
और बाकी के 3 जो है वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन या समापन कोडॉन, जो ये बताएंगे कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ जाकर रुकेगी। तो इस जो तालिका है इसे आप देखकर समझ जाएंगे कि कैसे 64 जो हैं वो कोडॉन्स बनते हैं। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली, प्रकूट त्रिक होता है। 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं व 3 प्रकूट का कूट लेखन नहीं करते हैं। इस कारण से यह रोध प्रकूट के रूप में कार्य करता है। दूसरा, एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। इस कारण से यह असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। तीसरा, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें अप्रासित कूट कहते हैं। चौथा, प्रकूट दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। पांचवा, कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरणार्थ, जीवाणु से मनुष्य में यू फेनिल एलेनिन का कूट लेखन करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूचक कणिका प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं जैसे प्रोटोजुआ में मिलता है। AUG दोहरा कार्य करते हैं। यह मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। यह एक प्रारंभक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। जीन और DNA के बीच के आपसी संबंधों को अगर हमें समझना है तो हम उत्परिवर्तन द्वारा बहुत अच्छे ढंग से इसे समझ सकते हैं। आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो सुना ही होगा। इसे हिंदी में हम कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता, या पिछली कक्षा में भी आपने इसे पढ़ा है। इसमें क्या होता है, ये एक बिंदु उत्परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें होता ये है कि जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है, देखिए बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन के एक क्षार में जो है उसके युग्म में परिवर्तन हो जाता है और इसके फलस्वरूप जो है वहाँ जो ग्लूटामेट है वो वैलिन में परिवर्तित हो जाता है और इससे जो है सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हम इसी उत्परिवर्तन को एक छोटे से उदाहरण द्वारा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, हमको पता है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो त्रिक में है, मतलब 3 नाइट्रोजनिक क्षार एक साथ हैं। यहाँ हम ऐसे ही 3 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स को लेकर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम इसमें इंसर्शन को समझेंगे। इंसर्शन जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, निवेशन। हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स को निवेशित करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे शरीर के अंदर भी इनमें इस प्रकार की प्रक्रिया कैसे होती है। एक उदाहरण है यहाँ, राम हैज़ रेड कैप। ठीक है, हमने 3 अल्फ़ाबेट्स वाले शब्दों को यहाँ पर लिया है। अब हम इसमें बी को इंसर्ट कर रहे हैं। मैंने लिखा है बी इंसर्ट। चलिए हम बी को कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, हम बी को हैज़ और रेड इनके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। चलिए हमने इंसर्ट किया तो दूसरा वाक्य पढ़िए अब आप, राम हैज़। अब हमने बी इंसर्ट किया तो 3 लेटर्स क्या होंगे, बी आर ई, और अगले 3 क्या होंगे, डी सी ए। जो पी है वो अकेला रह गया। ठीक, चलिए हम दूसरा लेटर आई इंसर्ट करते हैं। अब देखिए हमने बी और आई, मैंने उस साइड लिखा है, हमने बी और आई दोनों इंसर्ट किए तो वाक्य क्या बन गया, राम हैज़ बी आई। अब आर जो है इसमें जुड़ गया तो ये हो गया राम हैज़ बी आई आर। तीसरे उसमें क्या आएगा फिर, ई डी सी, और फिर हो जाएगा ए और पी। ठीक, अब हम यहाँ पर एक और निवेशन या एक और इंसर्शन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले बी का किया, फिर बी और आई का किया, अब हम कर रहे हैं बी आई और उसमें जी। तो हमने बिग वर्ड को इंसर्ट किया। तो हमारा वाक्य क्या हुआ, सबसे आखिरी लाइन में देखिए,
राम हैज़, अब BIR, R और I के बीच में हमने G इंसर्ट किया है, तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ बिग रेड कैप। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो वाक्य था हमारा ओरिजिनली वो क्या था, ऊपर राम हैज़ रेड कैप। ओके, अब हमने सबसे नीचे देखा तो वो वाक्य क्या बन गया है, राम हैज़ बिग रेड कैप, तो मतलब बदल गया। तो इसी तरह हमारे क्षार में भी ये होता है, और इसी तरह एक या दो क्षारों के निवेशन या विलोपन, विलोपन भी हो सकता है, तो निवेशन या विलोपन से जो हमारा रीडिंग फ्रेम होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप इसी उदाहरण को विलोपन द्वारा भी कर देख सकते हैं। ओपेरॉन अवधारणा प्रेरण एवं दमन की क्रिया को समझाने के लिए 1961 में एफ जैकब और जे मोनोड ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे ओपेरॉन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना शोध ई कोलाई जीवाणु पर किया। अगर हम एक जीवाणु के जीनोम की बात करें तो इसमें लगभग 4000 जीन्स होते हैं। इनमें से कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कोशिका में हमेशा अभिव्यक्त होते रहते हैं और जो कोशिका को हमेशा चाहिए होते हैं। ई कोलाई जीवाणु में लैक्टोज शर्करा के चयापचयन पर आनुवांशिक नियंत्रण रखने वाले जीन नियामक प्रक्रिया को लैक ओपेरॉन कहा जाता है। इसमें सामान्यतः जो जीन्स विद्यमान रहते हैं वे हैं नियंत्रक, जिसे हम इंग्लिश में रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं, और संरचनात्मक, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। नियंत्रक जीन से ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो सक्रिय अवरोधक या रिप्रेसर होता है या निष्क्रिय एपोरिप्रेसर होता है। प्रोमोटर जीन यह नियंत्रक जीन और ऑपरेटर जीन के मध्य होता है। यह जीन ओपेरॉन का आरंभन बिंदु होता है। ऑपरेटर जीन यह प्रथम संरचनात्मक जीन है। यह या तो नियंत्रक से जुड़कर अनुलेखन की क्रिया शुरू करता है अथवा रिप्रेसर से प्रोटीन से जुड़कर इस क्रिया को शुरू नहीं होने देता है। संरचनात्मक जीन में 3 जीन पाए जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। Z यह एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज के संश्लेषण को कोड करता है। लैक Y यह लैक्टोज परमीएज को कोड करता है और लैक A यह ट्रांस एसिटिलेज को कोड करता है। ये तो हुई ओपेरॉन मॉडल की बात। चलिए अब हम थोड़ा सा क्रियाविधि पर बात करते हैं। अगर लैक्टोज एब्सेंट है, कहने का मतलब अगर माध्यम में लैक्टोज शर्करा नहीं है, उस समय ऑपरेटर जीन के क्रियाशील होने से संरचनात्मक जीन mRNA बनाना आरंभ करता है। अगर नियंत्रक या निरोधक जीन, जिसे रेगुलेटरी या इनहिबिटरी कहते हैं, इसके द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण हो एवं ऑपरेटर जीन से बंध जाए तो आरएनए पॉलीमरेज कार्य नहीं कर पाता एवं ओपेरॉन मॉडल स्विच ऑफ की स्थिति में रहता है। दूसरी स्थिति में अगर लैक्टोज उपस्थित है, इस स्थिति में प्रेरक जैसे लैक्टोज को माध्यम में मिलाया जाए तो यह रिप्रेसर प्रोटीन से बंधकर सह अवरोधक बनाता है, जिसे रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के कार्य को अवरुद्ध करने की स्थिति में नहीं रह पाता। अब आरएनए पॉलीमरेज अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा ओपेरॉन मॉडल स्विच ऑन की स्थिति में आ जाता है। मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, किसी भी जीव की आनुवांशिक व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाले अनुक्रम से निर्धारित होती है। 2 विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाला डीएनए अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिक
तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है। वो डीएनए अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। मानव जीनोम योजना HGP, इंग्लिश में इसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये एक महायोजना कहलाती है। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार $3 खर्च होते हैं तो पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग $9 बिलियन होगी। मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना का, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था। प्रारंभिक वर्षों में वेलकम न्यास UK की HGP में भागीदारी थी और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन व अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। यह योजना 2003 में पूर्ण हो गई। मानव डीएनए में मिलने वाले HGP के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं। लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। मानव जीनोम 3,164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3,000 क्षार स्थित हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड़ क्षार मिले हैं। जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम है। लगभग सभी लोगों में मिलने न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान है। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिनकी कभी-कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है, जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूट लेखन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनसे गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुणसूत्र X में सर्वाधिक जीन 2,968 व Y गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग 11 क्षार का पता लगाया है। उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक हैं के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग? लेंस्टर विश्वविद्यालय के आनुवांशिक विज्ञानी एलेक जेफरी ने 1985 में
एक तकनीक विकसित की। इस तकनीक के जरिए वे लोगों में पाई जाने वाली समानताएं एवं विविधताओं का पता लगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों के डीएनए नमूने लिए। इस तकनीक का उपयोग आज हम अपराधों को सुलझाने, उत्तराधिकारी साबित करने और आनुवांशिकी बीमारियों से बचाने में करते हैं। विश्व में कोई भी दो व्यक्तियों के डीएनए नमूने लगभग 99.9% समान होते हैं। इस तकनीक से हम 0.1% में विभिन्नताओं का पता विश्लेषण द्वारा कर सकते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग एक बहुत ही संवेदनशील तकनीक है जिसमें केवल कुछ त्वचा की कोशिकाएं, बाल की जड़ें, रक्त या लार की कुछ बूंदों की आवश्यकता होती है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र के टुकड़ों या लोकाय में कुछ विशिष्ट जीन में नाइट्रोजनिक क्षार 3, 4 या 5 की संख्या में उपस्थित होते हैं। ये श्रृंखला में होते हैं और कभी-कभी इनकी पुनरावृत्ति भी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हें शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या STR कहते हैं। जगह जगह पर इनकी पुनरावृत्ति अलग अलग होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसी ही जगहों पर की जाती है। कोशिका का नमूना लिया जाता है जो कि रक्त या लार हो सकता है। इसके बाद इसमें डीएनए पृथक किया जाता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसे PCR कहते हैं, इसके द्वारा डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनाई जाती हैं। विशिष्ट एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, जिसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं, इसके द्वारा डीएनए को टुकड़ों में काटा जाता है जो कि अलग अलग आकार के होते हैं। इन डीएनए के टुकड़ों को एक विशिष्ट जेल एगारोज में रखा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्रिया के द्वारा डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इसी प्रतिरूप को एक नायलॉन शीट साउदर्न ब्लॉटिंग में स्थानांतरित किया जाता है और अंत में जो विभिन्न नमूनों की रेखाएं बनती है उनकी तुलना कर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो चलिए अब कुछ रहस्य को सुलझाते हैं। एक कीमती हार की दुकान से चोरी हो जाती है। जहां से चोरी होती है वहीं पर रक्त की कुछ बूंदें भी पाई जाती हैं जो शायद अपराधी को चोट लगने की वजह से गिरती हैं। अब जिन 4 व्यक्तियों पर चोरी का संदेह था उनके डीएनए नमूने लिए जाते हैं। रक्त की गिरी हुई बूंद से डीएनए पृथक किया जाता है। अब आप देखकर बताइए कि कौन से व्यक्ति का डीएनए का मिलान रक्त के डीएनए से हो रहा है। चित्र में समान रेखाओं को देखिए और बताइए चोरी किसने की है। जी हाँ, तीसरे व्यक्ति ने ही चोरी की है। चलिए अब एक और रहस्य को खोजते हैं। एक सैनिक की मृत्यु बम धमाके में हो जाती है। इसमें उसका पहचान पत्र भी गुम हो जाता है। सेना के और 2 सैनिक भी लापता हैं। सेना 3 अभिभावकों के डीएनए नमूने मंगाती है ताकि सही पहचान हो सके। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि सैनिक का आधा डीएनए पिता और आधा डीएनए माता से मिलता जुलता है। अब आप इस चित्र को देखकर माता पिता से सैनिक के डीएनए का मिलान कीजिए और बताइए कि वो किससे मिलता है।